हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य अध्ययन के एक और प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे जो 2009 का है। ठीक है, आपके जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। टोटल इसमें 30 प्रश्न को रखा गया है। पहले जो है 30 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इस नए सिलेबस में 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। कुल 120 प्रश्नों पर आपकी परीक्षा होगी। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। ठीक है, कांग्रेस का जो 32वां अधिवेशन हुआ था 1917 में, ठीक है, कलकत्ता में जो 1917 में 32वां अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। और जो 1925 में, ठीक है, 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है किस अधिवेशन के तहत नहीं पूछा गया है, तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। ठीक है, और ये जो थी सरोजिनी नायडू, ये 1925 के लखनऊ अधिवेशन में कानपुर अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1940 में। ठीक है, लाहौर में 23 मार्च 1940 को जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में जो है भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है रहमत अली नामक एक छात्र ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद का नाम प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी द्वारा जो है समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस ने दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली? कब प्राप्त हुई थी राजकीय स्वीकृति भारतीय स्वाधीनता को? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो 14 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, ठीक है, क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसके अगले ही दिन, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। ठीक है, तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति जो मिली वो 18 जुलाई 1947 को मिली। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कोटेश्वर बांध, तो कोटेश्वर बांध किस पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका भागीरथी नदी पे। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर जो है कोटेश्वर बांध बनाया गया है और टिहरी बांध भी भागीरथी नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, तो कोटेश्वर बांध और टिहरी बांध दोनों जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है। भागीरथी कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। छठवां नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है, तो कन्याकुमारी कहाँ पे अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, इसको 8.08 डिग्री नॉर्थ अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा उत्तरी को। ठीक है, मान लीजिए भारत है, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पे भारत इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कन्याकुमारी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, और जबकि मुख्य भूमि पर जो है कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि पे यहाँ पे कन्याकुमारी में है और जो सुदूर माना जाता है तो यहाँ
जो ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार, वहाँ पे जो है अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे ये है और यहाँ पे मुख्य ज़मीन की जो है मुख्य भूमि की यहाँ पे कन्याकुमारी माना जाता है। 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, कंचनजंगा शिखर स्थित है। तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि कंचनजंगा जो है नेपाल और भारत का जो सिक्किम है, ठीक है, भारत का सिक्किम जो है, ठीक है, उसके बॉर्डर पर अवस्थित है। तो इसमें से कौन सा उत्तर दिया जा सकता है, या तो भारत दिया जा सकता है या तो नेपाल दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में है। ठीक है, इसलिए जो है इस पर कामांक दिया गया था, कोई इसमें से सही नहीं किया गया था। ठीक है, आयोग द्वारा। विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी है जो है कंचनजंगा। इसकी जो है ऊंचाई जो है 8598 मीटर है। ठीक है, नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य पर की सीमा पर ये अवस्थित है। और विश्व की सबसे चोटी जो है माउंट एवरेस्ट जो है वो 8848 मीटर है। कहाँ पे है, वो नेपाल में है। और दूसरी सर्वोच्च चोटी जो गार्डविन ऑस्टिन है, या जिसको हम K2 कहते हैं, ठीक है, वो 8611 है। तो ये दूसरी है, तो ये भारत में अवस्थित है। K2 भारत में है और माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। ठीक है, और ये कंचनजंगा जो है भारत और नेपाल के जो सिक्किम राज्य है उसके सीमा पर स्थित है। तो तीनों को याद कीजिएगा। सबसे बड़ा ऊंचा जो है माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद K2 है, उसके बाद ये तीसरे नंबर की कंचनजंगा है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है, पूछ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पर्वत नहीं है, पूछ रहा है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये अमेरिका में नहीं है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये दक्षिण पश्चिम जर्मनी में अवस्थित है। ठीक है, ये जर्मनी में है। जबकि ब्लैक पर्वत और ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत और वाइट पर्वत जो है, ग्रीन पर्वत, वाइट पर्वत, रेड पर्वत और एक आता है ब्लैक पर्वत। ठीक है, ब्लैक पर्वत ये फॉरेस्ट नहीं। ठीक है, ब्लैक पर्वत जो है ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। तो कल्याणकारी राज्य के विचार को किसमें सम्मिलित किया गया है, तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की जो है विवेचना की गई है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो कल्याणकारी राज्य है ये संविधान में भाग 4 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और राज्य के निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है कहाँ से लिया गया था ये, तो ये आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया था राज्य के निर्देशक तत्वों का, और ये भाग 4 में है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, दिल्ली NCR को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं। तो जो 2009 में तो 8 संघीय क्षेत्र थे, और 2019 के आंकड़ा के अनुसार भारत में 9 संघीय क्षेत्र हो गए हैं। ठीक है, तो अब इस समय तो अगर देखा जाए तो ये पहला ही सही हो जाएगा इस समय, वर्तमान समय। लेकिन जब प्रश्न बना था तो इसमें जो है 6 थे। ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश है, वही संघीय क्षेत्र पूछा है, तो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और 31 अक्टूबर जो है 2019 से दिल्ली NCR को छोड़कर भारत में 8 संघीय क्षेत्र हैं। वर्तमान में संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 8 राज्य और 9 संघीय प्रदेश हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, रणधीर सिंह बनाम जो भारत संघ 1982 में दिया गया निर्णय था, उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का को जो है मूल अधिकार नहीं बल्कि इसको जो है संवैधानिक लक्ष्य माना गया था। ठीक है, संवैधानिक लक्ष्य, तो ये मूल अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, तो एक संवैधानिक लक्ष्य था किस, तो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ जो 1982 का निर्णय आया था। ठीक है, और मूल अधिकार तो आप लोग जानते होंगे, भाग 3 में है 12 से 35 तक के। ठीक है, 1235 तक। और
शोषण के विरुद्ध का अधिकार आप लोग जानते ही होंगे। 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। और जो है कानून के समक्ष समानता ये 14 में है। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, कभी कभी अनुच्छेद ही पूछ लेता है। तो कानून के समक्ष समानता 14 में है, शोषण के विरुद्ध 23-24 में है, और ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो है ये 25 से 28 में है, ठीक है। तो सारे को याद कर रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? तो कृषि आय पर कर जो है एक ग्राम पंचायतों के आय का साधन नहीं है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा अनुदान, ऐच्छिक दान या उपहार, संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर ग्राम पंचायतों का आय का साधन है, जबकि कृषि आय पर कर का अधिकार राज्य सरकार का है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा था, भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2015 में 10 लाख तक के गृह ऋण के नियमों में ढील दी है। इकाई की लागत में अब बैंकों को निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित करने की अनुमति दी गई है? पंजीकरण शुल्क जो है, स्टाम्प शुल्क, दलाली, तो कौन कौन सा इसमें सम्मिलित किया गया है? तो ए और बी दोनों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो 10 लाख रुपए तक के गृह ऋण के नियमों में ढील दी है, अब बैंकों को इकाई की लागत में पंजीकरण शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क को सम्मिलित करने की अनुमति दे दी गई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर प्रश्न किया गया था, संघीय बजट जो 2015-16 में संपत्ति कर को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है, परंतु 1 करोड़ से अधिक आय वालों को अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इस अतिरिक्त भुगतान का दर क्या रखा गया है? तो 2% रखा गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस नहीं है ये, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, और 5 जून को पर्यावरण दिवस, और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है। तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मार्च 2015 में निम्नलिखित शहरों में से किसको देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताया है? तो दिल्ली को बताया था, ठीक है। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है CPCB ने मार्च 2015 में दिल्ली को जो है सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया था। और लेटेस्ट आंकड़ा देखा जाए जो 2019 में जारी किया गया है, ठीक है। 2019 में जो जारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार जो है गाजियाबाद का लोनी कस्बा देश के 108 सबसे प्रदूषित स्थलों में शीर्ष पर है, ठीक है। तो गाजियाबाद आप लोग याद रखिएगा। गाजियाबाद का या तो लोनी कस्बा नहीं पूछेगा, गाजियाबाद का लोनी कस्बा है वो जो है 108 देशों में सबसे श्रेष्ठ पर है, लेकिन गाजियाबाद ही सीधे पूछ सकता है। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, केंद्र सरकार ने किस तिथि को देश की अदालतों के लिए जजों के चयन से संबंधित कानून को अधिसूचित किया? तो 13 अप्रैल 2015 को, ठीक है। केंद्र सरकार ने 13 अप्रैल 2015 को देश की अदालतों के लिए जो है जजों के चयन से संबंधित कानून को अधिसूचित किया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में स्विट्जरलैंड के राजदूत को आतंकी आक्रमण से मारा गया? स्विट्जरलैंड के राजदूत को आतंकी आक्रमण से मारा गया। तो ये करंट से क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें कोई सही नहीं है, ठीक है। मार्च 2015 में जो है सोमालिया में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें स्विट्जरलैंड के में जो है सोमालिया के एक राजदूत भी मारे गए थे, ठीक है। इनका नाम यूसुफ मोहम्मद इस्लाम बारी था। और प्रश्न में स्विट्जरलैंड के राजदूत के बारे में पूछा जा रहा है, जबकि ये जो है सोमालिया के राजदूत थे,
ठीक है। तो ये सोमालिया के राजदूत थे। तो प्रश्न ही गलत पूछा गया था, इस पे कॉमन अंक दिया गया था या प्रश्न को हटा दिया गया था, ठीक है, किसी को कोई नंबर इसमें नहीं मिला था। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित तबस्सुम अदनान किस देश की रहने वाली हैं? तबस्सुम अदनान किस देश की रहने वाली हैं? तो ये हैं पाकिस्तान की, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार जो है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा जो है प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, ठीक है। और वर्ष 2015 में इस सम्मान से सम्मानित तबस्सुम अदनान जो है पाकिस्तान की रहने वाली हैं। और जो 2019 में मिला है, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट जो है, यह पुरस्कार जो है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो है रजिया सुल्तान को, ठीक है, रजिया सुल्तान को दिया गया है, ठीक है। इसके साथ म्यांमार, जिबूती, पेरू, तंजानिया, मिस्र आदि देश के पात्र महिला को भी यह पुरस्कार प्रदान किया है। लेकिन ये 2019 का जो है बांग्लादेश की रजिया सुल्तान पाई हैं एशिया में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये 2015 की थी। 20वां नंबर प्रश्न है, हाल में वाराणसी और काठमांडू के मध्य भारत नेपाल मैत्री बस सेवा को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो ये दिखाए थे अखिलेश यादव थे उसमें मुख्यमंत्री, ठीक है। और भारत नेपाल के रिश्तों में मजबूती लाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने भारत नेपाल के बीच जो है मैत्री बस सेवा शुरू की थी। और इस सेवा की शुरुआत जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव, वह परिवहन मंत्री उस समय कौन थे? तो दुर्गा प्रसाद यादव थे, ठीक है, ने वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर जो है की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं है तो चना रचना, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। रचना और सपना मटर के किस में है? रचना हुआ और ये सपना नहीं, ये सपना मटर सपना तो सही है, ये रचना भी इसी का किस्म है, ठीक है। और बहार, अरहर तथा पूसा बासमती धान से संबंधित है, ठीक है। बहार, अरहर बहार और पूसा एक, ठीक है, ये बासमती धान से संबंधित है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ये रचना जो है ये मटर का प्रजाति है। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है, ठीक है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। जबकि करनाल में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार रांची में जो है भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, एवं भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोद संस्थान जो है कहाँ पे है? रांची में है, ठीक है। और लुधियाना में अगर पूछेगा तो लुधियाना में केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। मेरठ में जो है एक और है, केंद्रीय गोपशु अनुसंधान संस्थान भी स्थित है मेरठ में, ठीक है। तो सारे को याद रखिएगा यहाँ पे, तो पूछता है यहाँ अनुसंधानों से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इन सभी को याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आहार द्वारा तो विटामिन डी नहीं है, ठीक है। ये सूर्य की किरणों से मिलती है। वास्तव में सूर्य की किरणें के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। यद्यपि यह हमारे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि इसकी अल्प मात्रा यकृत, अंडों की जर्दी, विक्र इत्यादि से मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो है रिकेट्स तथा वयस्कों में जो है ओस्टियोमेलोसिया नामक बीमारी होती है। वयस्कों, ये पूछा गया है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो ओस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी होती है, इसको याद रखिएगा। और विटामिन डी को एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बच्चे में रिकेट्स और वयस्कों में ओस्टियो, ठीक है, मेलेसिया
मेलेसिया। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ये ओस्टियोमेलेसिया होता है और बच्चों में रिकेट्स होता है। प्रश्न थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। अब 23 नंबर हम लोग देख लेते हैं। मक्का, गेहूँ, देर से गन्ना, पेड़ी गेहूँ फसल चक्र हैं। तो ये 3 वर्ष का, ठीक है, 3 वर्षीय फसल का चक्र होता है, ठीक है। मक्का, गेहूँ देर से और गन्ना, पेड़ी गेहूँ फसल चक्र है, तो 3 वर्षीय फसल चक्र इसको माना जाता है, ठीक है। 25वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में जो है अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थियों के मध्य ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अस्थियों के मध्य ओसीन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था, लेसर एक स्रोत है, तो प्रकाश का एक स्रोत है, ठीक है। लेज़र का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा जो है एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से किसका स्रोत माना जाता है, तो ये प्रकाश का माना जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न किया गया था, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अधिकांशतः द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार जो है 0 अंश सेल्सियस से 4 अंश सेल्सियस तक के बीच ठीक उल्टा होता है, ठीक है। यदि किसी पात्र में हम पानी लेकर गर्म किया जाए, ठीक है, तो 0 अंश सेल्सियस से 4 अंश सेल्सियस तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है, ठीक है। और 4 अंश सेल्सियस से आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है, ठीक है। अर्थात 4 अंश सेल्सियस पर पानी का जो है घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। तो ये उसका उल्टा कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न बिल्कुल गलत किया गया था, ठीक है, क्योंकि गलत इसका आंसर, इसका पूरा आंसर ही नहीं आया था। यहाँ पर देख लीजिए आप, हम कर दे रहे हैं थोड़ा सा। किसी त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि कोण AD कोण BCA का अर्धक है, तब बताना है कौन सा इसमें से सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज मान लीजिए ABC बना रहे हैं, ठीक है। उस पर कह रहा है कि D एक बिंदु है, ठीक है, D एक बिंदु है और कोण AD कोण BAC का अर्धक है, ठीक है। तो इसका हमने अर्धक भी कर दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 कोण आपको प्राप्त हो जा रहे हैं, ठीक है। चूँकि AD कोण जो है, ठीक है, AD कोण जो है कोण जो है BAC का अर्धक है, ठीक है, कोण BAC का अर्धक है, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, तो कोण BAD, ठीक है, BAD यहाँ से देखिए ये BAD ये भाग, ठीक है, BAD बराबर हो जाएगा आपका कोण CAD के, ठीक है, CAD के इस भाग के, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कर क्या सकते हैं, तो या BD बटे DC कर सकते हैं बराबर AB बटे AC कर सकते हैं, AB बटे AC कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए कोई इसमें से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। यदि त्रिभुज में ABC एक समबाहु त्रिभुज होता या समद्विबाहु त्रिभुज होता, तब जो है आपका BD बराबर CD हो जाता, लेकिन ऐसा इसमें से ये समद्विबाहु त्रिभुज ने समबाहु त्रिभुज के बारे में कोई कहा नहीं है, इसको अर्धक कर दिया है, ठीक है। तो ये प्रश्न को जो है गलत किया गया था, ठीक है। आप लोग भी इसको अपने मेथड के स्तर से लगा सकते हैं, ठीक है, जो रूल आप लोगों को पता होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट करके जो है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 29 नंबर भी जो है मैथ से रखा गया था क्वेश्चन,
यदि 2^(x-1) प्लस 2^(x+1) = 320 है तो x का मान यहाँ पूछा था। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए -1 है, यहाँ पे +1 है, इसको हम हटा देते हैं ऐसे सीधे। यहाँ एक कारण है इसके हटाने का। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 2x प्लस 2^x बराबर 320 बच गया। ठीक है, अब इसमें क्या करें, हम 2 का भाग करें, इसमें हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, बेस अगर समान हो, ठीक है, तो 2^x/2 प्लस 2^x × 2 = 320। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 2^x कॉमन अगर हम ले लें तो यहाँ पे बचेगा 1/2। ठीक है, 1/2 बच गया और × 2 = 320। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2^x गुणा हो जाएगा, ये हटेगा जब, तो 2 दूनी 4 1 5 5/2 हो गया। ठीक है, बराबर 320 हो गया। ठीक है, अब 2^x बराबर जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो 320 × 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम काटेंगे जब, तो 5 छक्का 30 2 32, तो 5 चौक को 20 64 आ गया। ठीक है, तो 64 × 2 हो गया आपका 64 × 2 हो गया। तो यहाँ बच रहा है x पे घात 2 2 की पावर x बच रहा है। ठीक है, 2 की पावर x बराबर, अगर हम 64 को 2 में कितनी बार गुणा करें कि 64 माना जा सकता है, तो 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 7 बार। ठीक है, तो अगर इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे 2^x के फॉर्म में, तो 2^7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए दोनों का बेस फिर यहीं पे समान मिल गया हम लोगों को, उसी तरह से इसी फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो 2^x बराबर 2^7, तो बेस समान है, तो x बराबर हमारा क्या माना जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस जो मेथड है उसी को सॉल्व करते जाना है सीधे। ठीक है, और x का मान आपको जो पावर में x का मान आएगा, जो पावर में मान आएगा वही x का मान होगा। ठीक है, बेस क्योंकि यहाँ पे दोनों समान है तो दोनों बेस कट जाएंगे, तो x बराबर आपका हो जाएगा 7। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 30वां प्रश्न भी मैथ से रखा गया था। किसी परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों ने या तो हिंदी विषय लिया है या अंग्रेजी या दोनों। तो हिंदी लेने वालों में 65.8% है और अंग्रेजी लेने वालों में 59.2% है। कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1000 थी, तो कितने परीक्षार्थी ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिया। तो प्रश्न को ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे ये हिंदी लेने वाले हैं कितने हैं, 65.8 हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए ये इंग्लिश लेने वाले हैं, तो यहाँ पे 59.9 हैं। ठीक है, ये आपके इंग्लिश हो गए, ये आपके हिंदी लिए। ठीक है, और कुल परीक्षार्थियों की संख्या इतनी है, तो हिंदी और अंग्रेजी विषय में पूछ रहा है, तो ये हिंदी और अंग्रेजी का ये हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे x लोग जो है हिंदी और अंग्रेजी लिए हैं। ठीक है, तो x लोग जो है हिंदी और अंग्रेजी लिए हैं, तो केवल हिंदी के परीक्षार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी ये जो x है इसमें भी तो हिंदी वाला होगा। ठीक है, तो केवल हिंदी का केवल हम अगर निकालते हैं केवल हिंदी का, तो हो जाएगा आपका 65 कितना था 8 माइनस x, यानी x में जो हिंदी वाले हैं जब इसको घटा देंगे तो इसका वैल्यू हमको निकल जाएगा कि केवल हिंदी वाले कितने हैं। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश वाला हम कर लेंगे। ठीक है, केवल इंग्लिश वाला कितना करेंगे, तो 59.2% में से जब हम x को घटा देंगे तो केवल इंग्लिश वाले हमको मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब प्रश्न के अनुसार सीधे वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो कुल परीक्षार्थी करना है, तो कुल परीक्षार्थियों में क्या हो जाएगा आपका 65.8%
ठीक है, प्लस, और ये हो जाएगा आपका वैल्यू पहले जो है ठीक है, प्लस x कर देंगे, फिर क्या करेंगे 59.2%, ठीक है, माइनस x, और इसमें से माइनस x कर देंगे, ठीक है, बराबर 1000 कर देंगे। और ये वैल्यू यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक है, प्लस x कर देंगे, प्लस ये वैल्यू, ठीक है, बराबर 1000। अब इसी को जब हम सॉल्व कर देंगे तो सीधे हमारा आंसर आ जाएगा 250, ठीक है। इस प्रश्न को आप लोग करिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। तो आंसर हम कैलकुलेशन कर लिए हैं, थोड़ा सा इसमें जगह नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो 250 आपका आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। देख लीजिए यहाँ पे एक बार और बता दे रहे हैं, हिंदी यहाँ पे लिए हैं कितने लोग, 65.8 लोग, इंग्लिश कितना लोग लिए हैं, 59.2% लोग, ठीक है। और दोनों कितना लिए हैं ये वैल्यू हमको पता नहीं है, तो मान लीजिए ये भाग जो है यक्स है, यक्स लोग जो है दोनों लिए हैं, तो केवल हिंदी हमको केवल हिंदी का पता करने के लिए जब इसमें से यक्स को घटा देंगे तो केवल हिंदी वाले पता हो जाएगा, और इसमें से यक्स को घटा देंगे तो इंग्लिश वाले, केवल इंग्लिश वाले हमको पता चल जाएंगे। अब हिंदी माइनस एक्स और इंग्लिश माइनस एक्स, ठीक है, बराबर 1000, ठीक है। तो एक्स को कॉमन लेकर के जो हम सॉल्व करेंगे आंसर, तो हमारा 250 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देखने में प्रश्न बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के स्वयं इसको हल कीजिएगा, ठीक है। सही उत्तर इसका आया था डी, ठीक है, 250 आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।